ये है पूजा, जो जहाँ जाती है सुख शांति बिखेरती जाती है। एक दिन उसकी सास उसे कहती है, अरे पूजा, मुझे चाय तो ला दे। सुबह से सास चाय के लिए कह रही है, मगर इस लड़की से हर काम बहुत देर से होता है। हम अपने वक्त में भाग भाग कर सारे काम कर लिया करते थे, और इसे देखो, इसे तो जरा भी जल्दी नहीं होती। अच्छा पूजा, मैं भी जा रहा हूँ। आज काम थोड़ा ज्यादा है, हो सकता है आने में देर हो जाए। अपनी सास की जलीकटी बातें सुनकर पूजा चुपचाप खड़ी रहती है और मोहन भी अपने काम पे चला जाता है। पूजा सारे घर की साफ सफाई करती है, जंगल से जाकर लकड़ियां काट कर लेकर आती है। वो अपने घर के सारे काम ही बहुत मेहनत से करती है। पानी का मटका भरकर लेकर आती है और उसके बाद ही खाना भी बनाती है। एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालती। एक दिन पूजा थक हार कर अपने कमरे में आके बैठ जाती है और कहती है, आज तो मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और सिर भी बहुत दुख रहा है, मगर अभी मुझे बर्तन भी धोने हैं और कपड़े भी धोने हैं। माँ जी के घर आने से पहले पहले मुझे सारे काम खत्म करने होंगे। ओह खुदाया, माँ जी अभी घर ना ही आए तो अच्छा है। कह ही रही होती है कि पीछे से माँ जी आ जाती हैं। ओए पूजा, तुमने अभी तक बर्तन नहीं धोए और ना ही कपड़े तार पर डाले हैं। अगर बारिश आ गई तो कपड़े कैसे सूखेंगे? और अभी जाकर बाजार से सब्जी भी लेकर आओ। और दूसरी तरफ मोहन, जो मुखिया जी के घर जाकर छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता है। जब एक दिन मुखिया जी के घर जाता है तो मुखिया जी गुस्से से लाल हुआ होता है। उससे गुस्से में कहता है, मोहन, आज तुम इतनी देर से आए हो। मैंने तुमसे कहा भी था कि आज तुम्हें अपनी पिछली 3 दिनों की छुट्टियों का काम खत्म करना है। अब फौरन जाओ और सरसहन की घास साफ करो। बाजार से बीज लाकर उन्हें जमीन में भी दबा देना। और हाँ, आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो बाजार जाकर कुछ मिठाइयाँ और फल भी ले आना। ये सारे काम तुम्हें आज ही खत्म करने हैं, समझ गए ना? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? पिछली 3 दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं अभी आपका सारा काम कर दूंगा। ये कहकर मोहन अपने तमाम काम करने के लिए चला जाता है। मोहन बहुत ही मेहनती होता है। अपने परिवार को सुख शांति से पालने के लिए वो दिन भर बहुत ही मेहनत करता है। घास काटने के बाद पौधे लगाता है और उसके बाद बाजार से सामान भी लेने जाता है। बाजार गांव से दूर होने के कारण मोहन को बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है, मगर वो मेहनत से नहीं कतराता और लगातार मेहनत ही करता रहता है। बाजार से सामान लाने के बाद वो रात तक घर पहुंचता है और जंगल से जाके लकड़ियां काट कर लेकर आता है। और सारे दिन का काम खत्म करने के बाद मोहन रात को मुखिया जी के पास थका हारा आता है और कहता है, मुखिया जी, मैंने आज के सारे काम खत्म कर दिए हैं। आपने जो जो कहा था वो सब मैंने कर दिया। बाजार से ताजी सब्जियां लाकर मैंने खाना समा को दे दिया है। अब आप मेहरबानी करके आज के काम की रकम दे दीजिए। मोहन, आज तुम 3 दिनों के बाद काम पर आए हो और 2 काम करके मुझसे कहते हो कि पैसे दे दो। बस तुम गरीबों का यही तो मसला होता है, हर वक्त बस पैसे ही मांगते रहते हो और अपनी गरीबी का रोना रोते रहते हो। अब तुम्हें सोमवार को ही पैसे मिलेंगे। अब यहां से चले जाओ। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं माँ जी और पूजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। पूजा और माँ जी ने कुछ खाया भी नहीं होगा। पता नहीं अब ये 2-3 दिन कैसे गुजरेंगे। परेशान मोहन अपना दुखी दिल लिए अपने घर की तरफ ये सोचते हुए जा ही रहा होता है।
घर पहुंचता है तो देखता है कि पूजा माँ जी के पैर दबा रही है, मगर मोहन अपनी परेशानी में गुम हुआ होता है और वहीं पास में रखी कुर्सी पर आके बैठ जाता है। क्या हुआ जी? आज भी मुखिया जी ने कुछ नहीं दिया क्या? नहीं पूजा, मैं बिल्कुल भी एक अच्छा पति नहीं बन पाया। जब से हमारी शादी हुई है, एक दिन भी मैं तुम्हें 2 वक्त का अच्छा खाना नहीं खिला सका। अब तो मुझे बहुत शर्म आती है, तुमसे भी और माँ जी से भी। तो क्या हुआ जी? कोई बात नहीं, आप परेशान क्यों होते हैं? माँ जी को मैंने भुजिया दे दी थी और अब मैं उन्हें प्यारा सा दबा रही थी। अब माँ जी तो सो गई है, मैं अभी तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। अच्छा, अब परेशान मत हो, तुम्हें भूख लगी होगी। घर में थोड़े से चावल रखे हुए हैं, मैं उन्हें पीस कर तुम्हारे लिए आटे से रोटी। पूजा मोहन को बहुत तसल्ली देती है और तसल्ली देने के बाद वो घर में रखे थोड़े से चावलों का आटा गूंथकर रोटी बना देती है। ये लीजिए, आप खाना खाइए और अपनी हालत की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हालात जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। वो एक नेक और सुख शांति रखने वाली खातून होती है। अगले दिन का सूरज चमकते ही पूजा दोबारा से साफ सफाइयों में लग जाती है कि वो अपनी सास को कोई शिकायत का मौका ना दे सके, लेकिन उसकी सास फिर भी कहती है, अरे पूजा, अपनी सास को भी पूछ लिया करो। मेरा तो इस लड़की को कोई ख्याल ही नहीं है। 2 काम करके ही ये लड़की थक जाती है। सुबह से सास भूखी बैठी है, ये नहीं कि उसे कुछ खाने को ही दे दे। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने इसे बहू बनाकर लाया था। शीमा, जी आ रही हूँ। अरे नहीं, आज फिर से मुझसे नाश्ता बनाने में देर हो गई है। आगे से मैं कोशिश करूंगी कि सुबह और जल्दी उठ जाया करूं। पता नहीं माँ जी मुझसे कब खुश होंगी। पूजा माँ जी की दिन भर की जली कटी बातें सुनती रहती है, मगर अपने मुंह से शिकायत का शब्द भी नहीं निकालती। दिन भर खाना पकाने के बाद वो माँ जी को लाकर थोड़े से चावल दे देती है। ये लीजिए माँ जी, रात के थोड़े से चावल थे, इसके अलावा घर में अभी कुछ भी नहीं है। अगले दिन भी मोहन हार नहीं मानता और मुखिया जी के घर जाकर दिन भर वो पौधों की देखभाल करता है। पौधों को अच्छे से पानी लगाता है और उनका बहुत ख्याल रखता है। एक दिन मोहन जब पानी लगा रहा होता है तो मुखिया जी का एक और मुलाजिम आकर कहता है, अरे मोहन, मलिक तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी उनके पास जाओ इसी वक्त। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्यों? क्या हुआ है? वो गुस्से में क्यों है? मोहन असल में बहुत बुरा हुआ है। उनका सोने का एक बहुत ही कीमती हार गुम गया है। उन्होंने बाकी सारे मुलाजिमों को नौकरी से निकाल दिया है। अब सिर्फ तुम और मैं ही बचे रहे। उन्हें लगता है कि उनका हार हम में से किसी ने चुराया है। रे नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अब मेरे घर वालों की रोजी रोटी कैसे चलेगी? ये कहकर मुलाजिम चला जाता है, मगर मोहन के दिल में परेशानी बैठ जाती है। मोहन और कपिल, मेरा एक बेहद कीमती सोने का हार गायब हो गया है। वो कहाँ गया है? मैं सारे मुलाजिमों को नौकरी से निकाल चुका हूं। अब सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। बताओ मोहन, मेरा कीमती हार कहाँ गया है? मुखिया जी, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। मैंने आज तक कभी भी कोई चोरी नहीं की। मैं आपके पास इतने सालों से नौकरी कर रहा हूँ। मुखिया जी, मैं गरीब जरूर हूँ मगर मैं चोर नहीं हूँ। मेहरबानी करके मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। मुखिया जी, मैंने भी कोई चोरी नहीं की है। आप चाहे तो मेरी तलाशी ले लें। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे।
कुछ तो रहम करिए हम पर, कुछ तो रहम करिए। तुम दोनों चुप कर जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। आखिर चोर भी कभी चोरी करके मानते हैं कि उसने चोरी की है। तुम दोनों की चोरी करने की सजा और झूठ बोलने की सजा ये होगी कि मैं अभी और इसी वक्त तुम दोनों को नौकरी से निकाल रहा हूं। आज के बाद यहां आने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी और इसी वक्त निकल जाओ। तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनते ही बेचारा मोहन अपने घर की ओर चल पड़ता है। वो ये सोचता हुआ चलता रहता है कि पता नहीं अब आखिर मेरी बीवी और माँ का क्या बनेगा। अरे मोहन भाई, बहुत ही अच्छा हुआ कि आप मुझे रास्ते में ही मिल गए। मैं अभी आपके ही घर जा रहा था। ये आपके नाम पर चिट्ठी आई थी, ये लीजिए। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे कौन चिट्ठी भेज सकता है? घर जाकर मैं पूजा से कहूंगा कि वो ही सब इसे पढ़कर सुनाए। चलिए पोस्टमैन भाई, मैं चलता हूं। मोहन वो चिट्ठी लेकर घर को चल पड़ता है, मगर उसके दिल में अभी भी नौकरी के चले जाने की परवाह बाकी होती है। अरे पूजा, सुनती हो? जल्दी से इधर आओ। जरा इस चिट्ठी को पढ़ो कि इसमें क्या लिखा है। पोस्टमैन भाई कह रहे थे कि ये मेरे नाम पर आई है। मेरे प्यारे बड़े भाई मोहन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। माँ जी भी ठीक होंगी। आपसे मिले हुए मुझे इतना ज्यादा वक्त हो गया है। जब से मैं गांव छोड़कर शहर में आया हूँ, एक भी बार आपसे मुलाकात नहीं हुई। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं कल ही आप सबसे मिलने आ रहा हूँ। आपका छोटा भाई रामचंद्र। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने के लिए शहर से गांव आ रहा है। मगर पूजा, एक बहुत बड़ी आफत आ गई है। आज मुखिया जी के घर से पता नहीं कैसे एक कीमती सोने का हार गायब हो गया है। उन्हें लगता है कि वो हार उनके मुलाजिमों में से किसी ने चुराया है। उन्होंने सबको नौकरी से निकाल दिया है और मुझे भी नौकरी से निकाल दिया है। अब मैं अपने भाई की मेहमान नवाजी कैसे करूंगा? मेरे पास तो रात के खाने के भी पैसे नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान न हो। मेरे पास वो पैसे पड़े हैं जो मैंने बहुत पहले जमा करके रखे थे। मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि आपके भाई की अच्छी मेहमान नवाजी हो जाएगी। उसके बाद हम दोनों मिलकर आपके लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे। लेकिन अभी मैं बाजार जाकर थोड़े से राजमा और चावल ले आती हूँ, ताकि आपके भाई की मेहमान नवाजी अच्छी हो जाए। आप परेशान न हो। और अगली सुबह का सूरज चढ़ते ही अरे वाह रामचंद, तुम तो बिल्कुल विलायत के लोगों जैसे ही दिख रहे हो। और बताओ, वहां काम कैसा जा रहा है? हाँ जी भाईजान, मेरा होटल का काम वाकई में बहुत अच्छा चल रहा है। अब तो मेरे होटल पर बहुत लोग। मोहन का छोटा भाई रामचंद अब घर आ गया है। माँ जी, मैं आ गया हूँ। आप कैसी है माँ जी? सब ठीक है ना? मुझे इतने सालों बाद आप सबको देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। भाभी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही है। हाँ मेरे लाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा भाई मेरा बहुत ख्याल रखता है। बस पूजा ही है, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। हर काम वो बहुत सुस्ती से करती है। अरे पूजा, कहाँ रह गई हो? मेरे लाल के लिए अच्छा सा खाना लगा दो। जल्दी करो पगले। पूजा की सास अभी भी पूजा की बुराइयां ही कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर पूजा मेहनत और लगन के साथ राजमा और चावल बना रही होती है। खुशबूदार राजमा चावल लग चुके अरे हैं। वाह भाभी, खाने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे शहर में तो ऐसा खाना बिल्कुल भी नसीब नहीं होता। हालांकि मेरे होटल में बहुत बड़े बड़े शेफ हैं जो खाना बनाते हैं, मगर इस खुशबू की तो बात ही अलग है। रामचंद पूजा की तारीफें करता रहता है और अब रामचंद खाना खाना शुरू करता है। खाना चखने के बाद इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है।
मैंने शहर में कई किस्म के खाने खाए हैं, मगर मैंने ये खुशबू, ये स्वाद और ये जायका कहीं भी नहीं चखा। भाभी, अगर आप ये खाना मेरे होटल में बनाओगी ना, तो मेरा होटल तो एक दिन में और ज्यादा तरक्की करेगा। अरे रामचंद, पूजा के हाथों में वाकई बहुत स्वाद है, लेकिन अब पूजा शहर में जाकर तो खाना नहीं बना सकती ना। इस मसले का भी मेरे पास उपाय है भाभी। आप यहाँ रहकर ही अच्छा सा खाना बना दिया करो। मैं अपने होटल के मुलाजिम को शहर से यहाँ भेज दिया करूंगा। वैसे भी शहर गांव से सिर्फ थोड़ी ही दूर है। इस तरह खाने का स्वाद भी खराब नहीं होगा और मैं भाभी आपको एक अच्छी रकम भी दूंगा। भाभी, आप अपना पहला ऑर्डर आज ही ले लीजिए और आपका पहला ऑर्डर यही रहेगा, राजमा चावल। आपको 50 प्लेट राजमा चावल बनाने हैं और अपनी एडवांस तनख्वाह मुझसे आज ही ले लीजिएगा। ये सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है। यूं ही दिन बीतते रहते हैं और कुछ ही दिनों बाद मोहन अपने ही गांव में राजमा चावल का एक छोटा सा होटल खोल लेता है, जिसमें बहुत से लोग खाना खाने बहुत ही खुशी से आते हैं।